रियल नंबर पढ़ रहे थे, आगे बढ़ाएं। सवाल लग गए? 5 और 6। 5 और 6 था। चलो एक सवाल लिखो। संख्याओं 4n 4 की पावर n 4 की पावर n पर विचार कीजिए। विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृत संख्या है। जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। एक प्राकृत संख्या है। क्या n का कोई ऐसा मान है? क्या n का कोई ऐसा मान है? या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n, जिसके लिए 4 की पावर n 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा। अंक शून्य पर समाप्त होगा। रही देखो, अगर नहीं पता है, सबसे पहली बात, किसी अंक को शून्य बनाने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। किसकी चीजों की? किसी को अगर शून्य बनाना है तो सबसे पहले हमको 2 चीजों की, या तो 0 की आवश्यकता होगी, किसी को 0 बनाना है, सबसे पहली बात ये। और ये तो अभी हमको लेना नहीं, क्योंकि कभी ये 0 अभाज्य गुणनखंड होता नहीं है किसी का। कभी अभाज्य गुणनखंड में 0 लिखा है, कभी गुणनखंड करते टाइम 0 नहीं आता है ना, तो ये हम भूल जाए। अब बच गया हमारे पास 2 संख्याएं और 2 और 5, जो हमेशा 10 क्रिएट करती हैं, मतलब एक 0 बनाने की कोशिश करती हैं। अब हमारे पास यहाँ पर ऐसी संख्या लिखी है, जैसे 4 की पावर n लिखी है। अगर हम इसको देखें ध्यान से, तो 4 की पावर n का कुछ भी करें, n बराबर कुछ भी रखते जाएं, मान लो हमने n बराबर 1 रख दिया, तो 4 आ जाएगा। अभी 0 तो बनने वाला नहीं, क्योंकि ये तो अपने फैक्टर में टूटेगा, तो 2 × 2 टूटेगा। इसके पास 5 तो है ही नहीं, 5 तो है ही नहीं, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? देखो, 4 की पावर n, 4 की पावर n में 4 की पावर n में n का कोई भी मान हो, n का कोई भी मान रखें तो उसका अभाज्य गुणनखंड, तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 के अतिरिक्त और कोई संख्या नहीं प्राप्त होगी। अतः अंक को 0 बनाने के लिए अंक को 0 बनाने के लिए 2 और 5 का गुणनखंड होना आवश्यक है। 2 और 5 का गुणनखंड होना आवश्यक है। अंक को 0 होने के लिए 2 और 5 का गुणनखंड होना आवश्यक है।
परंतु 4 की पावर n में 2 के अतिरिक्त और गुणनखंड नहीं है। परंतु 4 की पावर n में 2 के अतिरिक्त और गुणनखंड नहीं है, इसलिए शून्य बनाने के लिए क्या जरूरत, 5 का गुणनखंड होना आवश्यक है। परंतु 4 की पावर n में 4 की पावर n में क्या है, 2 के अतिरिक्त और गुणनखंड नहीं है, अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अतः इसका कोई भी अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अतः इसका कोई भी अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो ऐसा क्वेश्चन एक था जो तुम लोग का डाउट में खत्म हो गया। 6 की पावर n था कि नहीं था? एक और है, वो भी बता दे रहे हैं। समझ में आया नहीं समझ में आया? 0 कब बनेगा? जब 2 और 5 का गुणनखंड होगा। कोई भी अंक उसका समाप्त करवाना है 0 पे, तो उसके लिए तुम्हें 2 और 5 के गुणनखंड की आवश्यकता पड़ेगी। अब एक क्वेश्चन और है कि व्याख्या कीजिए किसकी व्याख्या करनी है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं क्यों हैं? अब भाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या होती है बताओ? भाज्य संख्या डेफिनेशन क्या होती है? कुछ हाँ, मुंह में छेद नहीं है तो अभाज्य क्या होती है? भाज्य संख्या वो होती है जो किसी भी संख्या से कट जाए और खुद से भी कट जाए, मतलब कि जो उसका एक और खुद के अलावा भी गुणनखंड रखता हो। मतलब एक नंबर जो एक संख्या होती है एक और खुद के अलावा भी जो गुणनखंड रखता हो वो भाज्य संख्या होती है। तो अब उनको थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बिना सॉल्व किए थोड़ी ना आएगा। क्योंकि ये क्या लिखा है सॉल्यूशन में, देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 कॉमन आ रहा है क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है और 13 कॉमन लिया। 13 कॉमन लेते ही क्या बन जाएगा 11 से बन जाता और ये 1 और देखा जाए तो ये क्या बन जाएगा 13 इंटू 78 है कि नहीं? 78 का क्या होता है 13 से 78 होता है 13 13 की पावर 2 और ये इंटू 6 और तोड़ोगे तो इसको 2 इंटू 3 इंटू 13 की पावर 2 हो गया ना। ये तोड़ा इसलिए है क्योंकि इसके पास 2 का गुणनखंड है, 3 का भी है और 13 का भी है, तो ये अभाज्य है। गुणा कराने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखोगे अतः, क्या लिखना है अतः इस संख्या के पास ये जो है इस संख्या के पास 2, 3 और 13 का गुणनखंड है। या फिर लिखोगे अतः इस संख्या के पास एक और स्वयं के गुणनखंड के अलावा 2, 3 और 13 का भी गुणनखंड है, इसलिए यह क्या है भाज्य है। लाइन नीचे लिखोगे। फिर इसके बाद ये वाला दूसरा नंबर वाला, यहाँ से कॉमन क्या आएगा 5 क्योंकि 5 इसमें है। बाकी सबका क्या करोगे गुणा कराओगे, गुणा कराने के बाद बाकी जो नंबर आएगा उसको लिखोगे और अगर तोड़ना चाहो तोड़ दो या पूरा तोड़ देना, बाकी उसका गुणनखंड बता देना। क्योंकि अगर किसी संख्या में एक और उसके अतिरिक्त स्वयं के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड निकलता है तो वो भाज्य संख्या कहलाती है, वो भाज्य संख्या कहलाती है। डेफिनेशन याद रखो तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। डेफिनेशन भूल जाओगे सवाल भूल जाओगे।
अब डालो अपरिमेय संख्या हेडिंग में। अगली हेडिंग पड़ेगी अपरिमेय संख्या, उसमें लिखो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में क्या लिखना है? यदि कोई अपरिमेय संख्या है, यदि कोई अपरिमेय संख्या है, यदि कोई संख्या अपरिमेय संख्या है, यदि कोई संख्या अपरिमेय संख्या है, यदि कोई संख्या अपरिमेय संख्या है तो उसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है क्या? परिमेय कहिए तो लिख सकते हैं, इसको क्यों, इसको नहीं लिखा जा सकता है? p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां p और q पूर्णांक है, जहां p और q पूर्णांक है, जहां p और q पूर्णांक है। एग्जाम्पल में अपरिमेय संख्या क्या होगी? एग्जाम्पल बताओ अपरिमेय संख्या की, थोड़ी सी पढ़ के आया हो 9th भी। अपरिमेय बताओ एग्जाम्पल में कि अपरिमेय संख्या क्या होगा? √2, √3, √5। हाँ, जो अशांत अनावर्ती है, जो भागती रहती हैं, जिनकी वैल्यूज वो डिफाइंड नहीं है। तो एग्जाम्पल में लिख लो अपरिमेय संख्या √2, √3, पाई भी होता है, पाई भी वैल्यू 3.14 तो होती है, पर उसकी वैल्यू बहुत लंबी निकाली गई है और अभी भी वो समाप्त नहीं हुआ है, अपने आप को समाप्त नहीं किया। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बाद मैथमेटिकली अगर लिखना चाहो अपरिमेय संख्या को, बुक में तो नहीं दिया है, हम लिखा देते हैं। जैसे हम लोग उसको कहते थे, परिमेय संख्या को हम लोग कहते थे q = x सच दैट x, ये मैंने करली ब्रैकेट लगाया है, समुच्चय 11th में पढ़ोगे। x सच दैट x है ना, इक्वल टू p/q, इक्वल टू p/q, और p, q बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ऐसे ही q का जो अपरिमेय हो, q को बोलते हैं परिमेय और अपरिमेय को क्या बोलते हैं? q डैश। ये आगे जाके मिलेगा तुमको। तो इसमें लिखोगे x सच दैट x डज नॉट इक्वल टू p/q। यहाँ पे एक चीज और भूल गए, q डज नॉट इक्वल टू 0, नीचे का भी 0 नहीं होना चाहिए। 0 बनाते हुए क्या बना देगा? अनंत। अनंत 0 नीचे रखते ही क्या बन जाएगा? अनंत, क्योंकि 0 से भाग नहीं दिया जाता है। और यहाँ पर p क्या हो जाएगा? p और q क्या है यहाँ पर? बिलोंग्स टू इंटीजर। बिलोंग का साइन है ये, बिलोंग का मतलब होता है p और q इसमें है, इस वाले में है, किसमें? इंटीजर में। q डज नॉट इक्वल टू 0 लिख लो अगर ये लिखना चाहते हो इस फॉर्म में, आगे चल के मिलेगा। कौन है? आओ उधर से उठ आओ आराम से, निकलो।
समझे? थोड़ा एक और करा दिया जाए एग्जाम्पल। लिखो, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। 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 सिद्ध करना आता है ना तुम लोगों को? यही क्वेश्चन तो अच्छे होते हैं। एक क्वेश्चन आता है पक्का पक्का। एक करा दिया जाए। सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। कैसे? √2 को जब हम कोई चीज सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो हम उसको लेट कर लेते हैं कि वो गलत है, मतलब उल्टा लेट करते हैं, ताकि उल्टा लेट करके देखें। जैसे कि हमने वो लंब वाले में तुम लोग कराया था वृत्त के, तो हमने उसको मान लिया था कि वो लंब नहीं है, लेकिन लंब नहीं होता तो त्रिज्या नहीं बन पाता, तो वहां पर जाके वो क्या कर दिया था, फेल करके आया था जो माना था हम लोग। तो अभी हम यहाँ पर वही करेंगे, हम इसको मान लेंगे √2 को कि एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय है तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, और p/q ऐसा लेना है कि वह को प्राइम हो, यानी सहअभाज्य संख्या हो। सहअभाज्य संख्या क्या होता है? जिसका HCF 1। तो ऐसी संख्या हम लेट करेंगे। हमने कहा माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब अगर परिमेय संख्या है तो इसका क्या सहअभाज्य है, तो इसका एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं निकलना चाहिए। अगर एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड आ गया तो यानी ये गलत सिद्ध हो जाएगा उन दोनों के बीच। तो यानी √2 को हम क्या लिख सकते हैं? a/b लिख सकते हैं। a और b क्या है यहाँ पर? a और b सहअभाज्य संख्या है। a और b क्या है? सहअभाज्य संख्या है। अब क्या करो, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो। दोनों पक्षों में क्या कर दो? वर्ग करने पर। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर इसे यहाँ एक लाइन लिखनी है। फिर b² 2a²। अब यहाँ देखो तो a² जो है वो 2 से विभाजित होगा कि नहीं? 2 इसके डिवाइड में जाएगा। a² को 2, या फिर हम कह सकते हैं a² का एक गुणनखंड 2 भी है ना? कह सकते हैं ना? तो लिखो यहाँ पर a² का एक गुणनखंड 2 भी है। a² का एक गुणनखंड 2 भी है, इसलिए a का गुणनखंड भी 2 होगा। a का गुणनखंड भी 2 होगा, क्योंकि a² का है तो 2 a का भी होगा, है कि नहीं? इतनी बात लिखो। इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? तो अगर अतः ये वाली लाइन लिखी है जो, इसलिए a का गुणनखंड 2 भी है, तो a बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2c लिख सकते हैं। 2c इसलिए लिखा क्योंकि गुणनखंड अगर इसका है तो 2c भी लिख सकते हैं। तो c क्या है? c एक पूर्णांक है। c एक पूर्णांक है।
अब क्या करो, फिर से दोनों पक्षों में वर्ग कर दो। नहीं भी करना है दोनों पक्षों में तो a का मान पहले समीकरण में रखने पर, a का मान पहले समीकरण में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखोगे तो क्या होगा, रख के देखते हैं। समीकरण नंबर 1 ये है 2b² और इधर आ जाएगा a² की जगह 4c², तो b² बराबर क्या आ जाएगा 2c²। तो b का, अब देखो b को भी 2 का गुणनखंड बन गई है, 2 को फिर ये इधर भेजोगे तो b को भी विभाजित करेगा, तो b लिखोगे यहाँ यही वाली लाइन, b² का एक गुणनखंड 2 भी है, इसलिए b का गुणनखंड भी 2 है, यही वाली लाइन, यही वाली लाइन, बस a² की जगह b², a की जगह b। अब हमने कहा था कि 1 के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं निकल के आना चाहिए, पर यहाँ तो 2 भी आ गया, तो इससे क्या सिद्ध होता है, जो हमने कल्पना की है वो हमारी कल्पना के विरुद्ध है, यह एक अपरिमेय संख्या है, अतः ये एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय नहीं बनी तो अपरिमेय ही तो बनेगी, जस्ट इसका उल्टा। चलो यहीं समाप्त करते हैं इस चैप्टर का। अभी कुछ चीज बची है ना, धीरे धीरे अब चलाएंगे क्योंकि अब बच्चे आए हैं तो कर लेंगे। हाँ, इस एक्सरसाइज को कर लेना, जो इसमें डाउट बचे वो ले आना। बाकी जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन ले रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और या जो आज कोचिंग नहीं आए वो ऑनलाइन देख लेना। बारिश हो रही इस चलते नहीं आए तो वो ऑनलाइन देख ले घर पे बैठ के, क्योंकि उनका छूटना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं बना रहा हूँ। लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाओ, इसको शेयर कराओ।